अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मजे में हैं? जिंदगी या बेजार? और वाले बच्चों, आवाज आ रही है आपको? चलें सर, इब्तिदा करेंगे आज की क्लास की। और आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखिए मेरी आदत है मैं छोटी छोटी कहानियाँ साथ बताता हूँ, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बताता जाऊँ। आज की क्लास में सर जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट जो है उसका ताल्लुक जो है यूनिलीवर की मेरी कहानी से। सर मैं जब यूनिलीवर में गया था इंटरव्यू देने, पहला इंटरव्यू था यूनिलीवर में, 3 इंटरव्यू हुए थे, उसके बाद सिलेक्शन हुई थी। और शायद इतने ख़तरनाक इंटरव्यू मैंने ज़िंदगी में, फर्ग्यूसन में पहला इंटरव्यू मेरा बहुत ख़तरनाक था, बाकी शायद मैंने इतने ख़तरनाक इंटरव्यूज़ नहीं देखे हों। तो खैर यूनिलीवर्स पहला इंटरव्यू में गया। उन्होंने मुझे सवाल के दौरान फाइनेंस का बस एक सवाल पूछा, बल्कि नहीं, ये पहला नहीं, ये दूसरे इंटरव्यू में सवाल पूछा था। पहले में तो ये सवाल पूछा कि हमें बताओ डेफर्ड टैक्स क्या होता है, जैसे हम इंजीनियर हो। दूसरे इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा कि आप हमें बताएं, इम्पेयरमेंट समझाएं जैसे हम इंजीनियर हों। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे मैं टीचिंग शुरू कर चुका था तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ, बट एक गलती हो गई। क्या, बताता हूँ सर। इम्पेयरमेंट क्या होती है, पिछली क्लास में मैंने आपको आइडिया दिया था, अब अफेक्टिवली तो आज ही शुरू कर दें। इम्पेयरमेंट होती है एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। भाई मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने कहा मुझे बेनिफिट 2 ही तरीकों से दे सकता है। कितने से? या तो यूज करके या तो बेच कर। क्या कोई तीसरा तरीका है बेनिफिट देने का? नहीं सर। तो मैंने कहा सर अगर मेरे पास सपोज करो ये मार्केट आ रहा है मेरी बुक्स में 200 रुपये का, भाई मैं आज अगर इसको बेचने जाऊँ इसके लगेंगे 150। तो हमने कहा फेयर वैल्यू कितनी है? 150। और हमने कहा सर अगर आप मैं इससे इस्तेमाल करके कितने बेनिफिट लूँगा, अभी हम निकालेंगे वैल्यू इन यूज। सपोज करें वो है 160, तो सर ये मार्कर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कितने दे सकता है? तो स्टैंडर्ड कहता है कि 200 का तुम्हारी बुक्स में है, तुम या तो इसको यूज करोगे या तो बेचोगे। अगर तुम यूज करोगे तो कितने बेनिफिट ले सकते हो? 160। तो तुम्हारी बुक्स में ये मार्कर 200 का क्या कर रहा है? तो स्टैंडर्ड कहता है ये मार्कर 40 से क्या हो गया है? इम्पेयर्ड हो गया है। 40 से इसके बेनिफिट देने की सलाहियत में क्या आ गई है? कमी आ गई है। 200 माइनस 160, सही है। अब यूनिलीवर ने मुझे कहा गया कि आप हमें समझाएं इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट जैसे हम इंजीनियर हो। मैंने एग्जाम्पल का, देखें ये एसी है, सही है, ये कंपनी के पास एक अमाउंट पे रिकॉर्डेड होगा 200, सही है। अब कंपनी इससे 2 ही तरीकों से बेनिफिट ले सकती है, या तो बेच करके या तो यूज करके। मैंने कहा कंपनी की मतलब एक फेयर वैल्यू होगी एसेट की और एक होगी इस्तेमाल की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं यूज वैल्यू। तो मैंने कहा दोनों में से जो भी हायर होगी हम उसको निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किससे? अमाउंट से जितने बुक में। अब अगर एसेट मुझे मैक्सिमम बेनिफिट 160 के दे सकता है और उसकी मेरी बुक्स में वैल्यू आ रही है 200, तो 40 से क्या हो गया? इम्पेयर्ड। उन्होंने इसमें एक गलती निकाल दी। दूसरा इंटरव्यू था, दूसरे इंटरव्यू में कौन कौन थे? CFO, सही है, जो कि बांग्लादेश के CA थे, सही है। फिर दूसरे इंटरव्यू में कौन था सर? फिर दूसरे इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टर फाइनेंस और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, सही है, एक लम्स के ग्रेजुएट और एक ICM में क्वालिफाई। तो मुझे CFO जो बांग्लादेश के थे उन्होंने मुझे एक बात कह दी, उन्होंने मुझे कहा कि आसान, तुमने बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बस एक गलती कर दी। यू हैव यूज द वर्ड फेयर वैल्यू। इंजीनियर को तुम्हें समझाना है और इंजीनियर को फेयर वैल्यू का मतलब, तो मैंने कहा अच्छा मार्केट वैल्यू, बट पॉइंट क्या था? वो मेरे दिमाग की क्लैरिटी चेक कर रहे थे कि यार इस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं और क्या ये अपनी बात आसान अल्फाज में समझा सकता है, सही है सर। तो बेसिकली
तो सर याद रखिएगा, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट दूंगा ना, बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट ये है, आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। सही है। तो अगर कोई हमसे पूछ ले इम्पेयरमेंट क्या होता है, एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट। ठीक है सर। अब सर आए, बहुत सारे बच्चों का सवाल है, सर क्या एसिड इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन एक ही चीज है? तो इसका जवाब है नहीं, इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन एक चीज नहीं है। सर क्यों एक चीज नहीं है? सर देखें, डेप्रिशिएट होता है यूज की वजह से, इम्पेयरमेंट यूज की वजह से। इम्पेयरमेंट देखेंगे वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, एसिड खुद चीख चीख के बताता है हाँ मेरी बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी हो गई। और अगर एसिड चीख कर नहीं बताता तो हालात बताते हैं कि इसके बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी हो गई। आप बीमार हो तो एक तो आप खुद बोलेंगे मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो आप शो करें नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन आसपास के दोस्त देख के बोल देंगे नहीं यार तू बीमार लग रहा है। तो यही इम्पेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन तो हमने कहा हर साल होती है, इम्पेयरमेंट जरूरी नहीं है हर साल हो। तो आंसर IAS 36 पढ़ने जा रहे हैं, नाम है इसका इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स। स्कोप, definitions, indicators, of impairment, सर कुल मिला के हम ये बातें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जल्दी से कॉपी करें। एक हमारे दोस्त कह रहे हैं सर बोल्ड क्लियर नहीं है। मेरा बच्चा आपका देखें, अक्सर ऐसा होगा कि बोल्ड आपको क्लियर नहीं लगेगा क्योंकि आपका थोड़ा सा नेट का मसला होगा। सही है। अगर हमारा बोल्ड क्लियर नहीं हो यहाँ का तो सर मेजॉरिटी बहुत सारे बच्चे कहें कि बोल्ड क्लियर नहीं है। तो सर अगर हमसे कोई पूछेगा कि इम्पेयरमेंट किस किस पे अप्लाई होती है, किस किस पे अप्लाई नहीं होती, तो ये बात हमें कहां से पता चलेगी? स्कोप। किससे पता चलेगी? स्कोप से पता चलेगी। सर याद है ना? अच्छा मैं याद रखना, स्कोप, डेफिनेशन, डिस्क्लोजर सब में होगा, लेकिन इसके अंदर मैंने डेफिनेशंस के साथ ही मेजरमेंट भी कवर कर लिया क्योंकि इसकी डेफिनेशंस के अंदर ही मेजरमेंट भी कवर्ड है। अभी समझेंगे सर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट IAS, और शायद मैं आपको ये कहूं कि एग्जामिनर भैया कि इस पे अब तक कोई बहुत ज्यादा खास नजरे करम नहीं हुई तो गलत नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। थर्ड पॉइंट है इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट।
ऑनलाइन वालों बच्चा आपको भी ग्रुप में आ चुका है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे वो इम्पेयरमेंट का हैंड आउट साथ रखेंगे अपने। सर काजी की क्लासें इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएंगी आपकी, मोस्ट प्रोबेबली। सही है। और सर काजी जब यहाँ पर आएंगे और आप लोगों को ये 16 से लेकर के चलेंगे। कितने लोगों ने बचपन में आइए में उनसे I16 पढ़ा हुआ है? तो वो इंशाल्लाह जब आप लोग को I16 से लेकर के चलेंगे तो ये होगा। आ जाएं सर, आ जाएं। अब हम आएंगे पेज नंबर 2 ऑफ द समरी। पेज नंबर 2 ऑफ द समरी। स्क्रीन पे नजर आ रहा है? सर आए। हमने कहा कि अगर इम्पेयरमेंट की बात आएगी तो हम कहां कहां देखेंगे, तो हमसे कहा किया ऑल एसेट्स, तमाम एसेट्स की इम्पेयरमेंट के लिए हम इसकी तरफ देखेंगे एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के लिए इसकी इम्पेयरमेंट की तरफ। सर इन्वेंट्री आईए में कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? सर इन्वेंट्री का आईएस क्या होता है? ये मार्कर जो बेच रहा है वो उसकी इन्वेंट्री है ना सर। वो चीज जो हम बेचने के लिए खरीदे उसको क्या कहते हैं? सर इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट के लिए हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे, तो किसकी तरफ देखेंगे? IS 2 की तरफ। सही है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी हम IFRS 15 की तरफ देखेंगे। आप वो लकी लोग जो FR 1 में IFRS 15 नहीं पढ़ेंगे। ये खतरनाक तरीन IS था, अब ये आप इंशाल्लाह FR 2 में पढ़ेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स की इंपेयरमेंट के लिए IS 12 बताता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इसके आगे लिख लो फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के आगे लिख लो फेयर वैल्यू मॉडल। सर फेयर वैल्यू मॉडल में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी उसके लिए हम नहीं देखेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स IS 41, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स IFRS 4 एंड एसेट हेल्ड फॉर। अब सर इसमें बहुत सारे हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अच्छा अब स्कोप को आप लिख लें, स्कोप को आप अपने पास लिख लें। लास्ट डे रिवीजन, स्कोप के ऊपर आप लिख लेंगे लास्ट डे रिवीजन। क्यों सर लास्ट डे रिवीजन क्यों लिखेंगे स्कोप के ऊपर? आए मैं आपको बताता हूं क्यों लिखेंगे। सर लास्ट डे रिवीजन आप स्कोप के ऊपर इसलिए लिखेंगे क्योंकि पेपर में स्कोप के ऊपर MCQ आ जाता है। अब सर इसके स्कोप में सब कुछ तो इसने निकाल दिया। इसने कहा ऑल एसेट्स, लेकिन ये शामिल। मैं कह दूं आज तुम सबको मेरी तरफ से लंच की दावत है, लेकिन ये जो इस तरफ वाले बैठे हैं और ये इस तरफ वाले बैठे हैं, ये शामिल नहीं, बस ये 2 लोग शामिल है ना। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है, आपने ज्यादातर को निकाल दिया। तो इसने कहा ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, तो रह देखे ना 3 तरह के एसेट्स बचते हैं जिनके ऊपर इंपेयरमेंट होती है। लिख लें, स्कोप में आ जाएं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शामिल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS 16 बेसिक्स आप देख चुके हैं। सर और क्या शामिल है दूसरे नंबर पे? इंटेंजिबल्स, ये बड़े होके इंशाल्लाह FR 2 में हम 6 महीने बाद देखेंगे। IS 38 और ये IS 16 है, वो IS 38 है। और तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। उसके 2 मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। तो हमने कहा सर क्या क्या चीजें शामिल हैं? बस 3 तरह की चीजों के ऊपर इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंपेयरमेंट आई हम इसकी तरफ देखेंगे, इंटेंजिबल की आई तो इसकी तरफ देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल। इसके अलावा वो इन्वेंट्री की बात करें, डेफर्ड टैक्स की बात करें, किसी की भी बात करें, हमें इसकी तरफ देखना नहीं है। तो सर स्कोप के ऊपर आप सबने लिख लिया लास्ट डे रिवीजन। आखिरी दिन क्या करना है हमें? इसको अच्छे से रिवाइज करना है।
आए सर, अब मैं आपको ना क्लास के दौरान ही एमसीक्यूज कराता जाऊंगा। सर पेज नंबर 10 पे आ जाएं, पेज नंबर 10 पे आ जाए मेरा बच्चा, और पेज नंबर 10 पे एमसीक्यू नंबर 9 आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर बताएंगे मुझे। IS 36 अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स? इन्वेंटरीज, फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग पीपी इन इंटेंजिबल एसेट्स हेड फॉर सेल, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा? हाथ उठाए। कितने लोग कह रहे हैं बीटा? बीटा वालों को एग्जामिनर ने पीटा। सर फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स अलग होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह वो अलग है। सर क्या लिखा है मैंने? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल्स, तो ये लिखा हुआ है कि इनके ऊपर अप्लाई होता है। तो सर सही जवाब क्या है? डेल्टा। क्या हम क्लियर हैं? तो सर इसका सही जवाब है डेल्टा। बढ़ूं आगे? आए सर, अब अगली चीज क्या है? डेफिनेशंस। अब सुनिएगा सर, इंपेयरमेंट होती कब है? इंपेयरमेंट होती कब है? सवाल आया इंपेयरमेंट होती कब है? व्हेन कैरिंग अमाउंट, CA इज कैरिंग अमाउंट, तो आप लिख भी ले पूरा। कैरिंग अमाउंट is greater than what? Recoverable amount। सर जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है किससे? रिकवरेबल अमाउंट। अब सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। हायर ऑफ दो चीजें। पहली चीज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दूसरी चीज वैल्यू इन यूज। हमने कहा सर इंपेयरमेंट होगी जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। हमने कहा सर इन दोनों में से जो भी हुआ हायर वो हो गया रिकवरेबल अमाउंट। सही है। अब वही बात, एग्जांपल ये एसी है केएनएस के पास। केएनएस के पास एसी हमने कहा आ रहा है 45,000 का बुक में। सर साजिद ने कहा मैं अभी इसको चौराहे पे मतलब अल्लाह अली चौरंगी पे बेचने जाऊंगा तो ये बिकेगा सपोज करें 35,000 का, लेकिन साजिद साहब ने कहा रिक्शे में लेकर जाऊंगा। तो रिक्शे में लेकर जाऊंगा और हमने कहा रिक्शा वाला भी नखरे वाला है, उसने कहा 500 रुपये लूंगा। तो हमने कहा 35,000 का एसी बिकेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बेचने में कॉस्ट कितनी आई? 500। तो हमने कहा साजिद साहब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी? 500। तो ये कितना हो गया? और फिर साजिद साहब ने फेयर वन की क्लास में से एक बच्चे को उठाया, आप लोगों को बोला कि भैया तुम मुझे इसकी वैल्यू इन यूज निकाल के दो, अभी आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आपने वैल्यू इन यूज निकाली, आपने कहा वो आ रही है 40,000। तो अब मुझे बताएं केएनएस की बुक्स में ऐसी की इंपेयरमेंट कितने से रिकॉर्ड होगी? 5,000। कैरिंग अमाउंट कितनी है और वैल्यू इन यूज कितनी है? 40,000। तो इंपेयरमेंट कितनी आ गई? इंपेयरमेंट आ गई 5,000। 45,000 माइनस केएनएस के एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी कितने से हो गई? सर इंपेयरमेंट की एंट्री क्या बनती है? सर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अलाउंस फॉर इंपेयरमेंट लॉस, अलाउंस फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ा है? इंपेयरमेंट 5,000 और 5,000। हमने कहा सर ये इंपेयरमेंट की एंट्री बन जाती है। अब आए
सुनिएगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा मेरा बच्चा। सर ये तो मैंने एग्जांपल ली, समझा लिए। सर सपोज करें साजिद साहब ने आपको बुलाया और बोला यार इसकी चेक करो वैल्यू इन यूज कितनी है। सर साजिद गफारिया ने कहा कि यार इसकी मेरा बच्चा आकर चेक कर दो वैल्यू इन यूज कितनी है। आपने चेक की वैल्यू इन यूज और वो आ गई 47,000। कितनी आ गई? अब मुझे बताओ इम्पेयरमेंट हुई क्या? नहीं सर, इम्पेयरमेंट कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो किससे? क्या यहां पर रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 47, कैरिंग अमाउंट 45। तो क्या साजिद साहब के एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी आई है? नहीं सर, जब सलाहियत में कमी नहीं आई तो हम इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड। तो याद रखना इम्पेयरमेंट जरूरी नहीं है हमेशा हो, हमें चेक, देखो डेप्रिसिएशन तो हर साल होगी, इम्पेयरमेंट को चेक करना पड़ता है इस वर्किंग से कि भैया तुम इम्पेयर हो भी रहे हो या बाज मर्तबा आपको लगता है कि आप बीमार हैं। आप बीमार नहीं होते, वो आपकी सुस्ती होती है खाली, है ना सर? आपको लगता है आप बीमार हैं लेकिन आप बीमार नहीं होते, आप सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सुस्त। सेम गोज हियर। क्या हम क्लियर है सर? चलें सर, अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग अमाउंट तो आपको पता है ना क्या होती है? एसेट की जो हमने कॉस्ट निकालना सीखी थी IAS 16 में, तीन चीजों का, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डिसमेंटलिंग, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो क्या आ जाएगी? अब आएंगे इंपॉर्टेंट चीज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? अब इसको समझना है आपके दिमाग में। व्हाट डू वी मीन बाय फेयर वैल्यू? मार्केट वैल्यू। सर फेयर वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू, लेकिन याद रखें जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसका मतलब आप मार्केट वैल्यू ही समझें। स्टैंडर्ड ने कहा एक और चीज है। स्टैंडर्ड ने कहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी एग्जांपल अजीब सी है बट आपको समझ में आएगी, आपके मतलब की है। सर एक बंदा जब होता है ना, वो विद इन आर्टिकल्स अगर मंगनी या निकाह कर लेता है, अगर मंगनी या निकाह कर लेता है, हम सब एंगेजमेंट कर ली विद इन आर्टिकल्स। तो देखो जब तुम सीए कर रहे होते हो ना, शुरू में तुम्हारे खानदान में बड़ी इज्जत होती है। अभी तुम जाओ शादी में थोड़े सीए कर रहा है, सीए कर रहा है ना, लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा ना खास्ता पेपर रोके तो इज्जत इतनी नहीं होती। अबे इसके तो रुक जाते हैं पेपर यार, अबे अभी तक सीए कर रहा है, सही है, तेरे साथ ये हमारा लड़का था, ये इंजीनियर भी बन गया, सही है, जॉब भी कर रहा है, कुछ कहीं टीचिंग भी कर रहा है, तू सिर्फ सीए कर रहा है। लेकिन जब आप एक आध पेपर निकाल, करीब होता ना कि एक आध पेपर रहता होता है, या आप क्वालिफाई हो जाते हो, आर्टिकलशिप बैंड की रहती होती है, आप खानदान में जाएं, मेरा तो पर्सनल तजुर्बा है, मतलब आपको अक्सर फील होगा अबे दूल्हे से ज्यादा इज्जत मुझे क्यों दे रहे हो, सही है। मतलब वो अंकल, चाचा, मामू जिन्होंने जिंदगी में आपको मुंह नहीं लगाया होगा, वो आपको हसान भाई करके बुलाएंगे, सही है। तो सर क्या होता है, मतलब पॉइंट है कि उस टाइम पे सबको लग रहा होता है कि यार अब ये बच्चे का फ्यूचर माशाल्लाह सेट है, सही है। तो अब लोग चाहते हैं कि भाई इसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन सर अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्तों की, लोगों की एंगेजमेंट विद इन आर्टिकल्स हो गई, लेकिन जब क्वालिफिकेशन हो गई तब उनके दिमाग में, मतलब ये दोनों लड़का लड़की दोनों, उनके दिमाग में आया कि यार शायद थोड़ा वेट कर लेता तो अच्छा होता। क्यों सर? मार्केट वैल्यू, ऑप्शंस, है ना सर। तो हमने कहा अब तो यही होता है। अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड ने यही कहा, देखो फेयर वैल्यू में ना दो चीजें, फेयर वैल्यू में कितनी चीजें? दो चीजें। पहली चीज देखो, लेकिन इस्लाम भी कहता है कि एक दफा आप कमिटमेंट कर लें तो तोड़े नहीं अपनी लालच के हिसाब से, है ना सर। तो हमने कहा अब सुनिएगा, फेयर वैल्यू के अंदर स्टैंडर्ड ने कहा भैया दो चीजें हैं। हमने कहा वो दो चीजें क्या हैं, स्टैंडर्ड का अभी बताते हैं। इसने कहा फेयर वैल्यू के अंदर पहली चीज है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। बाइंडिंग, ये चीज क्या है सुनना, वही बात जैसे तुमने एंगेजमेंट कर ली विद इन
आर्टिकल्स। अब बेशक मार्केट वैल्यू जितनी भी हो जाए, तो मैं शादी उसी से करनी है ना, कमिटमेंट हो गई है। क्यों भाई? तो हमने कहा पहली चीज क्या होती है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। कंपनीज को भी कहा कि देखो तुमने हो सकता है किसी के साथ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया हो, तो अगर वो नहीं है तो फिर किसको देखना है, मार्केट वैल्यू। अब सुनना प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमारा नेशनल कैरियर कौन सा है, मतलब जहाज एयरलाइन कौन सी है हमारी, PIA, सही है। हमने कहा PIA हमारी नेशनल एयरलाइन है। अब हम गरीब हैं, थोड़ी सिंपल सी बात है, नए जहाज हम खरीद नहीं सकते, तो क्या होता है सर, एमिरेट्स नया जहाज खरीदता है, कतर एयरवेज नया जहाज खरीदता है, हम उनको मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं, हम बोलते हैं बहुत मुबारक हो आपने नया जहाज खरीदा। फिर हम बोलते हैं हमें पता है कि आप इसको 10 साल बाद अपने फ्लीट से निकाल देंगे, तो आज हमसे वादा करें 10 साल बाद जब निकालेंगे तो हमें बेचेंगे। तो ये प्रैक्टिकली छोटी एयरलाइंस जो होती हैं, गरीब एयरलाइंस होती हैं, वो नए जहाज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो बड़ी एयरलाइंस के साथ कमिटमेंट कर लेती हैं कि भाई तुम जब अपना जहाज 10 साल बाद बेचोगे, तुम्हारे लिए पुराना होगा, हमारे लिए नया होगा, तो हमसे आज वादा कर लो। वो एक प्राइस पे एग्री कर लेते हैं उनके साथ कि ये जहाज तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बेचना। तो सर अब एमिरेट्स ने अगर PIA के साथ वादा कर लिया कि मैं इस जहाज को 10 साल के बाद PIA तुम्हें $50 मिलियन का बेचूंगा, तो अब एमिरेट्स के लिए फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 मिलियन। हो सकता है उस टाइम पे मार्केट में उस जहाज की वैल्यू चल रही होगी कितने की, 60 मिलियन, लेकिन एमिरेट्स क्या बोलेगा, यार हमने कितने में वादा किया हुआ है, या एमिरेट्स ने वादा कर लिया PIA से जब भी बेचूंगा तो तुम्हें ये जहाज मार्केट से 10% पे तुम्हें ही दूंगा, तुम्हारे अलावा किसी को भी। तो हमने कहा मार्केट वैल्यू अगर 60 है तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की वैल्यू इसका 90% 54 होगी, सही है। तो समझ गए सर, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है कि कमिटमेंट हो जाए कि हाँ ये चीज तुम्हें ही बेचेंगे, और ये सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री में होती है, एयरलाइन। अब सुनना अगली चीज क्या है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। हमने कहा कि सर जिस वैल्यू में मार्केट में चीज दस्तयाब हो आम हालात में, अगर जैसे मैं आपसे पूछूं इस वक्त शहर में कराची में दूध की मार्केट वैल्यू कितनी है, 120 का काम बज रहा है, चलिए सर लेते, कोई घर के काम तो करते ही नहीं ना सर, हाँ जी। तो हमने कहा सर 130 मार्केट वैल्यू है, सबको पता है, तो मार्केट वैल्यू जो कि सबको पता हो। आए सर आए, आगे बढ़ूंगा मेरा बच्चा, और अब हम समरी से पढ़ेंगे इन चीजों को। चले सर, हमने कहा इंपेयरमेंट कब होती है, जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। एंड व्हाट डू वी मीन बाय रिकवरेबल अमाउंट, हायर ऑफ फेयर वैल्यू, पेज नंबर 2 पे, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में क्या कहा, अमाउंट ऑब्टेनेबल इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब लिख लो, आम हालात की ट्रांजैक्शन, रिश्तेदारों दोस्तों की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इसका मतलब है आम हालात की ट्रांजैक्शन, उर्दू में लिख लो रिश्तेदारों दोस्तों की ट्रांजैक्शन नहीं, सही है सर। तो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, आम हालात की ट्रांजैक्शन। फिर सर इसने कहा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू की देखो डेफिनेशन में दो चीजें, पहली चीज क्या है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, और अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं हुआ इसके आगे लिख लो, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट के आगे
इफ नॉट अवेलेबल तो क्या होगा, मार्केट प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट, मतलब जो एक नॉर्मल मार्केट है उसके अंदर मार्केट प्राइस जो चल रही है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा इसने, कॉस्ट ऑफ, कह रहा है इंक्रीमेंटल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबको इंक्रीमेंटल के वर्ड को अंडरलाइन कर ले। तमाम प्यारे बच्चे इंक्रीमेंटल के वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। इसने हमें कहा कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि एसेट के डिस्पोजल के लिए, अब यहां पर इंक्रीमेंटल का वर्ड है, क्या ये 16 में इंक्रीमेंटल का वर्ड था, यहां पर है, यस सर। अब सर व्हाट डू वी मीन बाय इंक्रीमेंटल, बताओ। हमने कहा इंक्रीमेंटल का मतलब है वो खर्चे जो के जरूरी हो, आम हालात में नहीं होते हो। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ कॉस्ट की, कॉस्ट टू सेल, और इसके साथ मैंने लिखा कौन सा मेंटल, इंक्रीमेंटल। कुछ खर्चे लिख रहा हूं, आहिस्ते आहिस्ते आपको समझाऊंगा। सर हमने कहा हमारी कंपनी का है एक उसूल, क्या है उसूल, हम कोई भी एसेट बेचते हैं कंपनीज के अंदर ये उसूल होता है, तो आपको उसके लिए अखबार में इश्तिहार देना है। तो सर अगर आप अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं एसेट को बेचने के लिए, तो क्या वो जो इश्तिहार की कॉस्ट है वो इजाफी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए। अपनी बेस्ट जजमेंट अप्लाई करके के बताएं, क्या वो कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए, यस सर। तो हमने कहा इसमें आ जाती है कौन सी कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ऐसा ही है। आए सर मजीद आगे, कॉस्ट टू सेल में पहली कॉस्ट कौन सी आई, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट, गौर से सुनना, सर हमने कहा जब भी एसिड बेच रही है हमारी कंपनी, तो सर वो बेचने से पहले ना हम मतलब एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको बेच रहे होते हैं उससे एक एग्रीमेंट बनाते हैं, लॉयर को बुलाते हैं, बोलते हैं यार प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू बेचेंगे, कंपनी है कोई दुकानदार वकानदार नहीं है, सही है। तो हमने कहा हम एग्रीमेंट कराएंगे, तो वो एग्रीमेंट की कॉस्ट, क्या वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, यस सर। हमने कहा एग्रीमेंट कॉस्ट, इफ एग्रीमेंट कॉस्ट, इफ इम्पेयरमेंट। अब सर एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनिएगा। सर कंपनीज जो ना छोटे मोटे उनके लीगल केसेस होते ही होते हैं, कंपनीज के छोटे मोटे लीगल केसेस होते ही होते हैं, तो कंपनीज अपने पास लॉयर्स को रखती हैं रिटेनरशिप पे। क्या मतलब, हम लॉयर को बोलते हैं कि भाई हम तुझे हर महीने 10,000 रुपए देंगे, चाहे काम हो या, हम तुझे हर महीने कितने देंगे, 10,000, सही है भाई। हम तुझे हर महीने 10,000 क्यों देंगे, ताकि जब भी कोई हमारा छोटा मोटा मसला है, कोई बड़ा मसला है, छोटा मसला है, तो उसको देख ले, और अगर काम नहीं हुआ तो भी हम तुझे 10,000 रुपए देंगे। अब हमने कहा, सुनना, अब एग्जाम्पल को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं। अब हमने कहा कि भाई एक लॉयर था हमारा, हम उसको हर महीने 10,000 दे रहे थे, हमने एसेट भी बेच दिए, या हम एसेट बेचे नहीं, हमने कहा हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे थे, हमने उससे पूछा यार अगर तुम मुझे बताओ, तुम तो हमारे लॉयर हो, फिक्स हो, अगर हम एसेट बेचते हैं तुमसे एग्रीमेंट बनाएंगे, तुम हमसे 1 रुपया भी ऊपर नहीं लोगे, लेकिन अगर तुम हमसे पैसे लेते तो कितने लेते। उसने कहा सर 5,000 लेता, सही है। मतलब अगर तुम हमारे रिटेनरशिप पे नहीं होते, तुम्हें फिक्स पैसे नहीं दिए हुए थे, तुम हमसे कितने पैसे लेते, 5,000। तो अब कंपनी ने कहा कि भाई एग्रीमेंट की कॉस्ट आती है 5,000,
हमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक लॉयर रखा हुआ है रिटेनरशिप पे, जो कि हमारे मसले देखता है। एग्रीमेंट आया तो भी वो मुझसे बताएंगे फ्री फोकट में। लेकिन कंपनी कहती है भाई देखो लॉयर कह रहा है कि अगर वो हमारे पास नहीं होता तो हमें 5,000 में एग्रीमेंट बनाना पड़ता। तो अब सर ये जो 5,000 की कॉस्ट है, सही है, जो कंपनी अपने उस लॉयर से बनाएगी जो उनके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उसको पैसे देने हैं, क्या वो कॉस्ट टू सेल होगी? नो सर, क्योंकि इंक्रीमेंटल नहीं। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? इजाफी हो। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? इजाफी हो, अलग से करना पड़े। ऑलरेडी कंपनी इनकर्ड नहीं कर रही हो। क्या हम क्लियर है सर? इजाफी का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजाफी, इजाफी ऑलरेडी हम इनकर नहीं कर रहे हो। अब आए सर एक और एग्जांपल देता हूं। डिसमेंटलिंग एसेट को डिसमेंटल करने की कॉस्ट। भाई हमने कहा हम एसेट को बेचेंगे तो उसको देखो दो तरीके से होता है। एक होता है तुम्हें अपना मोबाइल बेचना इस हालत में कि सही हो, काबिल इस्तेमाल हो, और एक तुमने बोला यार मैं तो मोबाइल को बेचूंगा नहीं, ख़त्म करूंगा। सही है, तो अगर तुम्हें अपना मोबाइल बेचना है, तुम्हें पता है 2 साल बाद मुझे मोबाइल बेच देना है, तुम उसको संभाल के रखोगे ताकि बिके तो अच्छे पैसे आए। और एक होता है कि तुम एसेट की लाइफ के एंड पे मोबाइल को डिस्कार्ड कर दोगे, फेंक दोगे। तो मुझे बताओ कंपनी भी तो ये करेगी। कंपनी बोलेगी यार एक हमने प्लांट लिया है, अब प्लांट का एक होता है 20 साल लाइफ है, 20 साल के बाद प्लांट खत्म है, तो हो सकता है उस टाइम पे कंपनी को कोई भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ना आए। लेकिन कंपनी ने कहा प्लांट 5 साल बाद बेच देंगे, तो उस टाइम पे जब कंपनी प्लांट को उखाड़ेगी, एहतियात से उखाड़ेगी कि कोई चीज़ टूट ना जाए, प्लांट सही हालत में बिके। तो हमने कहा सर ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कॉस्ट टू सेल का हिस्सा है? यस सर। इसके आगे लिख लो कि बाय डिफॉल्ट डिसमेंटलिंग कॉस्ट किसका हिस्सा है? कॉस्ट टू सेल। बाय डिफॉल्ट हमने कहा डिसमेंटलिंग कॉस्ट, बाय डिफॉल्ट डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी इज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल। एक मिनट रुकना सर, ये मैंने कौन सी बात की? अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो तुम उसको क्या करोगे? कॉस्ट टू सेल का हिस्सा बनाओगे। इसके आगे अब मैं जो अगली बात लिखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात है अनलेस included in cost of asset। सुन लेना मेरा बच्चा बड़े गौर से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या कहा? बाय डिफॉल्ट एसेट की कॉस्ट टू सेल में आएगी। लेकिन अगर वो सवाल में हमें बता दे कि नहीं ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड की हुई है, तब इसको तुम कंसिडर नहीं करोगे। सर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तब हमने कहा ये इंक्रीमेंटल। तो याद रखना यहाँ पे वर्ड इंक्रीमेंटल क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजाफी 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 आम हालात में नहीं होता। तो सर ये मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी? 3। सर क्या इससे ज्यादा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कितनी, एडवर्टाइजिंग, सही, एग्रीमेंट और डिसमेंटलिंग। जी बेटा। सर लॉयर के देखें 2 तरह के लॉयर होते हैं। एक होता है मैंने लॉयर को कहा कि भाई जब जरूरत हुई ना तो तुझे बुलाऊंगा, वरना नहीं। तो मैंने यहाँ पर जो ली है लॉयर की कॉस्ट, मैंने कहा वो ये है कि मैं एसेट बेच रहा था, मैंने कहा भाई तू एग्रीमेंट बना दे, तो उसकी कॉस्ट इजाफी। आम हालत में मैं उसको कोई पैसे नहीं देता। लॉयर को दूसरा मैंने कहा कि भाई जरूरत हो या
ना हो मैं तुझे हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 पैसे देता रहूंगा। अब मुझे एग्रीमेंट बनाना हो, कोई मेरा केस कोई मुझ पे कर दे, वो सब तू देखेगा। तो अभी जो दूसरी एग्जांपल दी उसके अंदर लॉयर की कॉस्ट इजाफी नहीं है, इंक्रीमेंटल नहीं है, तो हम उसको नहीं लेंगे, पहले वाले केस में लेंगे। ठीक है सर, तो ये समझना है यहां पर वर्ड क्या है, इंक्रीमेंटल, इजाफी। तुम्हारे अम्मा पापा ने तुम्हारी पॉकेट मनी फिक्स की हुई है, आजकल कितनी चलती है पॉकेट मनी दिन के? अबे दिन के कितने? 100 रुपए, 200 रुपए? चले सर दिन के, चले हम एग्जांपल लेते हैं, हम सब उम्मीद करते हैं कि अम्मा पापा बड़े दरिया दिल हैं आपके, और दिन के आपको 200 रुपए देते हैं, महीने के कितने हो गए? 6,000। महीने के कितने हो गए? 6,000। सही है। अब 6,000 रुपए की, अब किसी दिन अम्मा अब्बा आपको 8,000 दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं किसी महीने? तो 2,000 क्या दे रहे हैं? अम्मा अब्बा ने कहा बेटा तूने, मैंने देखा है पेपर में बहुत मेहनत की है, सही है, और बड़े खुश हैं, अब तेरे पेपर खत्म है, तो इस महीने पार्टी कर, जा सितंबर के महीने में तू पार्टी कर, सही है, और 2,000 रुपये ऊपर दे रहे हैं, सही है। तो हमने कहा हाँ, वो 2,000 रुपये क्या हो गए? अब एग्जामिनर ये भी शरारत कर सकता है, बोलते हैं देखो लॉयर को वैसे हम देते हैं 5,000 रुपये महीना, इस महीने हमने उससे सेल्स एग्रीमेंट करवाए और हमने उसको दे दिए 8,000 रुपये, तो इंक्रीमेंटल कितने हुए? सही है सर। अब हमने कहा सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके लिए एक सवाल देखेंगे। वो सवाल है मार्च 2007 का, मुझे नहीं पता, ये देखो ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हें कितने मिलते हैं सर? एक अनलेस बेटा देखे, मैंने कहा डिसमेंटलिंग कॉस्ट बाय डिफॉल्ट हम हमेशा अज्यूम करेंगे कॉस्ट टू सेल इंक्रीमेंटल है। हाँ, अगर वो हमें सवाल में ये लिख करके दे दे डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में शामिल है, तो हम अब उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वरना करेंगे। ये देंगे सर 50 रुपए अम्मा अब्बा आजकल दे रहे हैं। चले सर ऑनलाइन वालों को तो 50 भी मिले बहुत है, इनको कौन सा कहीं आना जाना होता है ना, ये तो घर में बैठ कर ही छोटे भाई बहनों के चिप्स विप्स खा रहे होते हैं ना। आ जाए सर, आ जाए। अब हम करेंगे एक सवाल, पास पेपर का सवाल है। सवाल के ऊपर लिख लें, सवाल के ऊपर लिख लें क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 6 है। बेसिकली ये पास पेपर का सवाल है, इसके ऊपर लिख लें अटेम्प्ट स्प्रिंग 2007, मार्च 2007, जब तुम लोग होगे बिल्कुल छोटे और IKP अटखलियां कर रहा था। रिक्वायरमेंट, सबसे पहले सर सवाल करना सीखना है, मैं आपको क्लास में ही सिखाऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कंप्यूट इंपेयरमेंट इफ एनी ऑन ईच एसेट। आपको हर एसेट के ऊपर क्या करनी है? इंपेयरमेंट कंप्यूट करनी है। बेहतरीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एज पार्ट ऑफ एनुअल routine, PQR and companies testing the value of its asset to ascertain the impairment if any following information is available in respect of the assets। assets दिए हुए ABC। WDV का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम प्यार से कहते हैं कैरिंग अमाउंट। वैल्यू इन यूज, इस्तेमाल करके कितने बेनिफिट हम इससे हासिल कर सकते हैं। वैल्यू इन यूज दी हुई एग्जामिनर ने। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू और फेयर वैल्यू, दो वैल्यूज गिवन है। एक वैल्यू है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, एक होती है फेयर वैल्यू। सर व्हाट डू वी मीन बाय फोर्स्ड सेल्स वैल्यू? नहीं सर, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है बताओ? चलें सर जल्दी बताएं, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू।
क्या बोला अभी किसने आखिरी बोला? फौरन भेजे। सर बिल्कुल सही है। मजबूरी की वैल्यू, मजबूरी की वैल्यू। तुम लोग खुश नसीब लोग हो कि जब पीपल्स पार्टी का मनहूस दौर था तुम लोग बहुत छोटे हो गए, है ना सर? 2008 से 12 मतलब इंतहाई मनहूस दौर, और तुम लोग उसमें मतलब उस टाइम पे जो MKM और जुल्फिकार मिर्जा की लड़ाई थी और मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई थी 2011-12, तो मैंने तो वो दौर देखा हुआ है और मतलब अच्छे से याद है। तो सर उस जमाने में ना फर्ग्यूसन के पार्टनर्स को पर्ची आ जाती थी अमन कमेटी से, पीपल्स अमन कमेटी के, भैया इतने पैसे दे दो। उस टाइम पे बहुत सारे लोग रातों रात शहर छोड़ के, मुल्क छोड़ के भागे। भाई उन्होंने बोला कि ये तो पीछे पड़ गए, सही है। तो हुआ ये कि जब एक बंदे को पर्ची आ गई, अब उसने कहा सर देखो मेरी गाड़ी है। उसने कहा नॉर्मल उसकी वैल्यू है सपोज करो 15 लाख, उसने कहा आज पर्ची आ गई है तो अब मुझे कुछ भी करके इसको जल्दी बेच करके भागना है। तो उसने कहा भाई ये 15 लाख की जो गाड़ी है इसको मैं आज बेचना है। अब आज बेचना है, अगले को भी पता है इसको तो आज बेचना है, तो वो भी इसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। उसने कहा भैया ये 15 लाख की गाड़ी है लेकिन तुझे दूंगा 13 लाख। तो वो 13 लाख क्या है? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू, मजबूरी की वैल्यू। मैंने कहा यार 15 लाख मुझे मिल जाएंगे गाड़ी के, शायद 2-3 दिन इंतजार करना पड़े, लेकिन अगर आज ही बेचनी है तो 13 लाख में भी बेच के मैं भागूंगा। तो वो क्या होती है? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। अब मुझे बताओ इस फोर्स्ड सेल्स वैल्यू को तुम्हें कंसीडर करना चाहिए, हाँ या ना? या फेयर वैल्यू को देखना चाहिए? सर फेयर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू को कंसीडर। ये उसने तुम्हें गुमराह करने के लिए दी हुई है। सवाल में पड़े हुए हर डेटा को नहीं छेड़ा करो, है ना सर? हमने कहा हर चीज को छेड़ने की आदत अपने अंदर से निकाल दो, आ जाए। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू इजाफी है, हर डेटा काम का फेयर वैल्यू। फिर इसने हमें कहा एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू पब्लिक टेंडर, समझ में आता है, विच कॉस्ट अराउंड 50,000। एसेट्स A and C are required to be dismantled at the time of sales and the cost of dismantling is rupees 100,000 and 200,000 रिस्पेक्टिवली। हमने कहा पहली बात कर रहे हैं पब्लिक टेंडर के थ्रू बेचते हैं, क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है? फेयर वैल्यू में से माइनस करेंगे, यस सर। दूसरी चीज कह रहा है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्या ये कंसीडर करेंगे? इसने कहा ए और सी को डिसमेंटल भी करना पड़ेगा, बढ़िया हो गया। तीसरी चीज कह रहा है सेल एग्रीमेंट ऑफ द एसेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज लीगल एडवाइजर। कंपनी का एक लीगल एडवाइजर है, उसको हम सेल्स एग्रीमेंट बनाने के लिए देते हैं। हुज एनुअल फी इज रुपीज, जिसकी सालाना फीस फिक्स है, कितनी है? इट टेक्स अबाउट 4 days टू ड्राफ्ट अ सेल एग्रीमेंट। उसने कहा मैं 4 दिन लूंगा सेल एग्रीमेंट, क्या इसको कंसीडर करेंगे? तो इस सवाल में हमने कहा हमें क्या कंप्यूट करनी है? इम्पेयरमेंट। अब मेरा प्यारा बच्चा बड़े गौर से सुनना, समझना, और हमने कहा कि आगे बढ़ेंगे हम। सर जब भी इम्पेयरमेंट दो क्लास में ना हमें सीखना है हाउ टू अटेम्प्ट इन। बच्चे को ना ये बात हम टीचर्स की गलती है। मैं हमेशा कहता हूँ 180 डेज में मेहनत करना तो सिखाते हैं, मैं मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से परफॉर्म करना है ना 180 डेज नहीं करते। तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शायद पहला अपना एक्सपोजर भी ICAP का नहीं दिया या सही से नहीं दिया। याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ स्मार्ट स्टडी। सर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके ऊपर मुझे अफसोस होता है, दिल रोता है कि यार ये बच्चा इतनी मेहनत करता है लेकिन इसके पेपर पास नहीं होते। क्यों नहीं होते बताता हूँ। सर इसलिए नहीं होते,
हल्के से हल्का सवाल, इजी से इजी सवाल वो बच्चा गधों की तरह वापस घर पे जाके करता है। भाई जो मुश्किल सवाल हो उनको वापस करो, जैसे डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट है, एक्सचेंज वाला था, वो वापस करो। लेकिन यार अब तुम बिल्कुल बेसिक सा सवाल हो, सही है, वो जो हमने किया था 94 का चेज वाला, वो घर पे जाके तुम वापस कर रहे हो, तो मेरा बच्चा ये बेवकूफ़ी है। उस टाइम पे तू पार्टी कर, सही है, लेकिन तो स्मार्ट स्टडी। दूसरी चीज़ क्लास में सीखो कि यार पासिंग मार्क्स कैसे निकालने। सीए में खुदारा दिमाग से निकाल दोगे तुम इंटर के चीते थे, तुम ए लेवल्स में तुमने झंडे गाड़े हुए, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं सच बताऊं, अगर आज मुझे कोई बोलता ना कि फलाने बच्चे ने इंटर में मैट्रिक में 92-93% लिए, मेरी अम्मा कहती है कितना तेज़ बच्चा है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा आने दो CAVA में, तो आधे तो ये 92-93 वाले जो मैट्रिक वाले हैं ना, ये इंटर में आते हैं 60-70 पे आ जाते हैं, सही है, CA में। क्यों सर? क्योंकि देखो जो हमारा खास तौर पे मैट्रिक इंटर वाला सिस्टम है ना, वो रट्टा बेस्ड सिस्टम है। उस चक्करों में नहीं जाओ कि वहाँ पर मैं बहुत चीता था या वहाँ पर मैं बहुत माठा था। मैं फ़ख्र से बताता हूँ, मेरी अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में इंटर मैट्रिक में सबसे कम परसेंटेज थी। मतलब मैं, हालांकि परसेंटेज मेरी परसेंटेज थी मैट्रिक के अंदर 82%, लेकिन सब दोस्त 87, 88, 92, 93, खानदान की लड़कियां लोड रही हैं 90 पे, सही है, और हम 82 पे जश्न मना रहे हैं, सही है सर। मेरी इंटर में 77 परसेंटेज, सब दोस्त 83, 84, 85, और मैं A ग्रेड, बाकी सब A1 ग्रेड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने CA फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब उन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, उन सबसे पहले कर लिया। क्या वजह थी सर? ये अल्लाह का एहसान है। और कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। मेरी आदत थी कि मैं रट्टे इंटर मैट्रिक में भी नहीं मारता था, इंग्लिश में के अपने अल्फाज में लिखता था, सही है। कोई है यहाँ पे BVS का बच्चा? BVS स्कूल का, BVS पारसी, सही है। उनकी जो भी प्रिंसिपल हैं कैरमिन पारेख, मैं एक छोटी स्कूल में था, बट मुझे एक बेनिफिट ये हुआ कि वो जो हमारी इंग्लिश की टीचर थी, जो उनकी प्रिंसिपल है, और पारसी कम्युनिटी जो होती है ना, ये स्कूल मैनेजमेंट में बड़ी अच्छी होती है। उन्होंने स्कूल में ना 9 मैट्रिक में हम पे फ़र्ज कर दिया। मतलब 6, 7, 8 में तो उस आंटी ने, उस खातून ने हमें शेक्सपियर के नावल पढ़ाए। आप सोचें, स्कूल में 6, 7, 8 में, सही है। और उसके बाद 9 मैट्रिक में तो हम इंग्लिश में आए, तो उसने कहा खबरदार किसी ने किसी नोट्स बोर्ड से याद करके लिखा है। उसने कहा मैं उसको एडमिट कार्ड नहीं इशू करने दूंगी, सही है, तो मैं सिर्फ अपने अल्फाज में लिखना है। उस टाइम पे यही हुआ, गंदे नंबर आए। मतलब जहाँ लोगों के आए पूरे मार्क्स हमारे 70-80% आए, लेकिन सही है। लेकिन उस चीज़ ने पे ऑफ कब किया मुझे? CA में। सर मैं CA में आया ना, मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त पागल ने लॉ में रट्टे मार रहे, और मैं लॉ में अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझे हेडिंग के दिमाग में होती थी, उसमें भी लिखता था इसमें 6 हेडिंग है, 7 हेडिंग है, कभी कभी तो बना भी लेता था, सही है, और अपने अल्फाज में लिखता था। तो मुझे माशाल्लाह काफ़ी रिलैक्सेशन हुई। बार बार कहता हूँ अंग्रेज़ी अच्छी करो करो करो, ये चीज़ सर CA के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर हम थे कि लिखना सीखना है, प्रेजेंट। अब तुम्हारे दिमाग में अगर इम्पेयरमेंट का सवाल आएगा तो कितनी चीज़ें चाहिए? चौथी कोई चीज़ तुम्हें चाहिए ही नहीं। वो हमने कहा 3 चीजें क्या होंगी? कैरिंग अमाउंट, तो 3 चीजें चाहिए। जब तुम्हें डायरेक्शन पता है इम्पेयरमेंट के सवाल की, तो तुमने कहा 3 चीजें चाहिए, कैरिंग अमाउंट, फिर तुमने कहा रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस CTS इज कॉस्ट टू, और दूसरी चीज वैल्यू इन। अब सर देखें, प्रेजेंटेशन सीखें, या आपने हेडिंग डाली पेपर में आंसर की, लंबी प्रेजेंटेशन भी ना। अब बच्चा पता है क्या करता है? बच्चा तीनों की अलग अलग इंपेयरमेंट निकालेगा, ABC, 3 दफा तुम्हें ये वर्ड लिखने पड़ेंगे, है ना सर? टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, 1-1 मिनट कीमती है। कितने एसिड्स हैं? B और। अब पासिंग मार्क्स अप्रोच सिखा रहा हूं, सुनना। हमने कहा सर आपको देखना है ये 3 चीजें आपको हर जगह, कैरिंग अमाउंट, फेयर। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी चीज दी हुई है या आसानी से निकाल सकता हूं।
हमने कहा कैरिंग अमाउंट इस सवाल में गिवन है, वैल्यू इन यूज गिवन है, इनको लिखने के कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। अगर ये सवाल कितने नंबर का है, 11 नंबर का था, 7 का है, तो आपने कहा सर इस सवाल में इनको लिखने के और ये फॉर्मेट बनाने के 1 से 2 मार्क्स तो होंगे। तो आपने कहा वो मार्क्स तो उठाऊं, पास होने के लिए कितने सवाल में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब आपने कहा सर कैरिंग अमाउंट जल्दी से बताओ, एक ही 3200 1700। दूसरा आपने कहा सर वैल्यू इन यूज भी गिवन है ना, कितने गिवन है बताओ। 3100 1200 और 1500। अब सर देखें यहां तक तो आप बढ़ गए ना आगे। अब सपोज करो फेयर वैल्यू मुश्किल है, तुम सब पेपर में परेशान हो, फोर्थ सेज वैल्यू क्या है भाई, तू इतना तो कर, 1-2 नंबर तो उठा। अब आते हैं सर, ये आपने कर लिया, अब आते हैं तीसरी चीज जो मुश्किल है। सबसे पहले पासिंग मार्क्स अप्रोच, फॉर्मेट सीखो क्या करना है, जो वैल्यूज आसानी से डाल सकते हो वो डालो। अब आओ मुश्किल चीज जो कि नहीं हो। अब आएंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू। आपको फेयर वैल्यू तीनों की गिवन है, यस सर। अब हमने कहा सर फेयर वैल्यू तीनों की मुझे गिवन है, सर मुझे बताएं फेयर वैल्यू इसकी कितनी है, 2500, ऐसा ही है। अब हमने कहा सर हमारे पास सवाल हमने पढ़ा, तो हमने कहा आते हैं फिर से एक दफा पढ़ते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2 तरह की गिवन है, कौन कौन सी। एक हमने कहा सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारे पास गिवन है, every asset is sold through public tender which costs around 50. Assets A and C are required to be dismantled at time of sales and cost of dismantling is 100 and 200. फिर से कहा sale agreement of the assets are prepared by companies, ये हमने कहा कंसीडर नहीं करेंगे, इंक्रीमेंटल नहीं। तब हमें पता है 50 और 50 हर एसिड की और डिसमेंटलिंग कॉस्ट है A और C की। तो अब इधर देख लो नौजवानों, सर 2500 में से कितना माइनस करूंगा, 50 माइनस करूंगा किसके, टेंडर के, है ना सर। ये रुपीज इन 1000 हम बात कर रहे हैं ना सर, ये किसकी बात कर रहे हैं, रुपीज इन 1000, 50। और हमने कहा डिसमेंटलिंग के कितने माइनस करूंगा, 100। तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 2350। हमने कहा सर इसकी फेयर वैल्यू हो गई 2350। अब सुनना, बी पे आता हूं, फेयर वैल्यू कितने गिवन है, 1400, ऐसा ही है। हमने कहा सिर्फ 50, इसकी डिसमेंटलिंग नहीं है ना, ये कितना हो गया 1350। सी पे आता हूं, 2000 माइनस 50 माइनस कितना हो गया 1750। अब सबकी तवज्जो बोर्ड पे चाहूंगा। सर मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट गिवन है, रिकवरेबल अमाउंट होती है इन दोनों का हायर, यहां पर हायर क्या है 3100, ऐसा ही है। इन दोनों में से हायर 1350, यहां पर 1750, ऐसा ही है। अब इंपेयरमेंट अगर मैं निकालूं तो मैंने कहा सर इंपेयरमेंट होती कब है, जब कैरिंग अमाउंट क्या हो, ग्रेटर हो किससे, रिकवरेबल। अब मुझे बोर्ड पे देख करके बताओ कौन सा एसेट इंपेयर नहीं हो रहा, सी, क्योंकि सी के केस में कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल से ग्रेटर, ए के केस में कैरिंग अमाउंट 32, रिकवरेबल अमाउंट 31। तो ये इंपेयरमेंट कितने से आ गई 100। कैसे निकाली 3200। बी के केस में आओ 1500 1350 कितना हो गया, और सी के केस में आप नो इंपेयरमेंट। तो टोटल इंपेयरमेंट कितनी आ गई, सर आसान था, कॉपी कर ले। सर इसकी इंट्री रहेगी
इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से? अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट नहीं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ए का अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट आप बोलें 100 से क्रेडिट करूंगा और अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट बी का कितने से? बी का आप कर दें 150 से। ये बनेगी इसकी एंट्री। नहीं बेटा, ये अलाउंस अलग है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं तो बोलें सीसी। आज बहुत सारे बच्चे बारिश के डर से ऑनलाइन ही बैठे हुए हैं ना। स्पेल बाईपास हो गया है कल अब। कराची में वैसे भी बारिश टोपी करा देती है अक्सर, है ना। अमाल ये अल्लाह माफ करे, खैर हो भी तो रहमत वाली हो। तो बारिश तो हम इंजॉय तो बड़ा कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है बारिश हो, लेकिन बाद में फिर बिजली नहीं, पानी नहीं। सर अभी वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं हमने नहीं सीखा। अगर वो ये बात बोलता है कि ये वाला जो एसेट है उसको हमें जाकर के फोर्थ सेल करने की वजह से तो मैं फोर्थ सेल कर देते हैं या तब भी पे रहेगा, फिर फोर्थ सेल्स पे जाते हैं। जी बच्चा कर लिया कॉपी तो बढ़े आगे। हाँ जी जी उज़ैफा बिल्कुल कर देंगे। जी महवेश। चले सर, हमने कहा सर सवाल में जब भी इंपेयरमेंट की बात आएगी मैं कोशिश करूंगा हर सवाल रिकैप करूं आपको, सही है, ताकि आपको एक सवाल में जब भी इंपेयरमेंट की बात आएगी हमारी निगाहें और तीन चीजों को ढूंढेंगी। वो क्या होंगी? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू एंड। हमने कहा सर हम आए कैरिंग अमाउंट हमारे पास गिवन है, वैल्यू न्यूज इस सवाल में गिवन है, वैसे इसको निकालते भी हम निकालना सीखेंगे या तो आज की क्लास में, अगर नहीं तो अगली क्लास में। फिर हमने कहा सर अगली तीसरी चीज क्या है? फेयर वैल्यू लेस। फेयर वैल्यू का हमने कॉन्सेप्ट बोल लिया। फेयर वैल्यू में दो चीजें आती है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट और मार्केट वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं था तो हमने क्या बोला? मार्केट वैल्यू उठा ली। फिर हमने कहा कॉस्ट टू सेल में कौन सी कॉस्ट आती है? इंक्रीमेंटल, जो बेचने के लिए जरूरी हो। तो हमने कहा यहाँ पर तीन कॉस्ट गिवन थी। पहली कॉस्ट थी हमारे पास टेंडर की कॉस्ट, अखबार के इश्तिहार की, वो हमने कहा इंक्रीमेंटल है, बढ़िया है। दूसरी कॉस्ट हमने कहा सर दूसरी कॉस्ट थी डिसमेंटलिंग, वो भी हमने पढ़ा कि सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो हमेशा अज्यूम करना है एसिड की कॉस्ट में शामिल नहीं है। तीसरी कॉस्ट हमने कहा सर लीगल एडवाइजर की कॉस्ट। तो सर हमने कहा सर ये जो लीगल एडवाइजर की कॉस्ट है, लीगल एडवाइजर की कॉस्ट है, ये हमने कहा इंक्रीमेंट अभी भी देंगे। तो हमने कहा सर ये कॉस्ट है। तो जब हमने सर इन कॉस्ट्स को देखा तो हमने कहा सर हमारे पास आ गई कैरिंग अमाउंट ABC, सही है, वैल्यू न्यूज निकाली हमने और हमने कहा दो एसेट्स इंपेयर हो रहे हैं, तीसरा इंपेयर नहीं हो रहा था। तो सर अब इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिखें। अच्छा सुनिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय लर्निंग आउटकम। मैं लर्निंग आउटकम क्यों लिखवाता हूँ? इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह अजियत से गुजर चुका हूँ, आप में से बहुत सारे नहीं गुजरे होंगे। CA में सिलेबस हाथी जैसा है, टाइम कम है ना सर? यकीन मानो बस यही है, वरना ये तुम भड़म देते हो ना ये इंजीनियरिंग वालों को और ये वो CA के लोग मुश्किल चीजें वो भी पढ़ते हैं। फर्क ये है कि वो एक साल की चीज एक साल में पढ़ते हो, तुम एक साल की चीज 6 महीने में पढ़ते हो, बस ये फर्क है। तो सर अब आखिरी दिन है आपके पास रिवीजन के लिए ना, टाइम इतना नहीं होता।
तो एज अ टीचर, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूं, तो मैं आपको कुछ चीजें आसान करने की कोशिश करूंगा। तो सर आखिरी दिन हर सवाल आपको नहीं देखना, सवाल का एक लर्निंग आउटकम लिख लेना है। वो लर्निंग आउटकम आपको बता, सवाल में नई चीज क्या थी आपको रिकॉल होगा, आप फौरन से आगे बढ़े। तो इस सवाल का और जो लर्निंग आउटकम लिखेंगे वो क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे, आंसर के ऊपर नहीं, रजिस्टर पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पे लिखेंगे। लिखें लर्निंग आउटकम इस सवाल का, डू नॉट कंसिडर फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। डू नॉट कंसिडर फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। किसी के पास हैंड आउट नहीं है तो ये बीच में पड़े हुए ही उठा सकते हैं। डू नॉट कंसिडर फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। आपने फोर्स्ड सेल्स वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। तो फिर सर किसको कंसिडर करना है? फेयर वैल्यू को। आर वी क्लियर? चले मेरा बच्चा, अब आएंगे, अब आपको एमसीक्यूज की दुनिया में लेकर जाएंगे, साथ साथ सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे क्लास में ही, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर घर पे दिए तो आप में से 90% बच्चे मसरूफ लोग यहाँ पे, है ना। अभी बारिश पड़ेगी तो आपको स्टेटस डालना है, ओ माय गॉड इट्स रेनिंग, आ जाए तो आपने कहा। सर पेज नंबर 9 पे आ जाए, जो जो एमसीक्यू होता जाए इसको टिक मार्क करते जाएं। ए नौजवान जो तुम सबसे पीछे बैठे हो, तुम्हें हैंड आउट नहीं चाहिए, जो कलर कर रहे हो तुम्हें हैंड आउट नहीं चाहिए है? चले आए सर क्वेश्चन नंबर 4। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस एसोसिएटेड विद द अबव मशीन एट 1 अक्टूबर 2016। A fire at the factory on 1 अक्टूबर 2016 damaged the machine, leaving it with a lower, इशारा दे रहा है एसिड के बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी आ गई है। The accountant considers that entity will need to recognize an impairment loss in relation to this damage. Accountant has ascertained the following information at 1 अक्टूबर 2016। उसने कहा कि भाई इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है, अकाउंटेंट को लग रहा है, उसने कहा मैंने ये इंफॉर्मेशन, कैरिंग अमाउंट गिवन है, कितनी है? 60। एन इक्विवेलेंट न्यू मशीन कितने की मिलेगी? द मशीन कुड बी सोल्ड इन इट्स करंट कंडीशन फॉर अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 2000। अब मुझे यहां पर एक बात सब बताएंगे। सर यहां पर दो चीजें गिवन हैं, एमसीक्यू नंबर 4 पेज नंबर 9, दो चीजें गिवन है। क्या? एक नई की फेयर वैल्यू, एक मेरी मशीन की फेयर वैल्यू। किसको कंसीडर करूंगा? मेरी मशीन की फेयर वैल्यू को। जो मेरी मशीन है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? चले सर, तो अब हमने कहा, फिर कह रहा है इन इट्स करंट कंडीशन द मशीन कुड ऑपरेट फॉर 3 मोर साल विच गिव इट्स अ वैल्यू इन यूज फिगर ऑफ 38685। व्हाट इज द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस? ए, बी, सी या डी? हाँ जी, कितने? समीर आंसर दे चुके हैं ऑनलाइन में से। ऑनलाइन में आज माशाल्लाह आवाम ज्यादा लेकिन खामोश है, मुझे लगता है ये आधी नींद में है। सर मैंने आपको क्या बताया था, इम्पेयरमेंट चाहिए निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं? 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चौथी कोई चीज चाहिए होती है? नो सर, हमने कहा चौथी चीज नहीं चाहिए होती। तो 3 चीजें कौन सी हैं? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। हमने कहा सर कैरिंग अमाउंट है 60750। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ क्या?
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 45 माइनस 2 40 और वैल्यू इन यूज 68। हमने कहा इन दोनों में से हायर कौन सी है? तो इम्पेयरमेंट कितनी? 17,700। क्या हम क्लियर है नौजवानों? चलें सर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा बच्चा आगे बढ़ेंगे। इस एमसीक्यू को डन एंड डस्टेड लिखें और आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 an asset is impaired if its carrying amount equals the amount to be recovered through use or नहीं, इक्वल तो नहीं होता। its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use। तो हमने कहा इसका सही जवाब क्या है? बीटा, है ना सर? किस कदर आसान एमसीक्यू है ना सर? आए सर एमसीक्यू नंबर 11। व्हाट इज द, ये सब आपके स्टडी टेक्स्ट से एमसीक्यू है मेरा बच्चा। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट? इट्स करंट मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इट्स द लोअर ऑफ करेंगे मतलब हमने कहा हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन। सही जवाब क्या है? सी, चार्ली, है ना सर? आए सर आए, अगला सवाल 14। मोहम्मद जैन बेटा आप क्लियर हो गए आंसर में ऑनलाइन? मोहम्मद जैन 14 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एन आइटम ऑफ प्लान। इट्स कैरिंग अमाउंट इन दिस एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फंड कितनी है? 3 मिलियन। द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ रुपीज 2.7 मिलियन फ्रॉम अ कंपनी इन कराची इंटरेस्टिंग इन बाइंग द प्लान। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूड यूज ऑफ द प्लांट इज। ये किसकी बात कर रहा है? वैल्यू इन यूज। तो पॉइंट नंबर सी के आगे लिख लो वैल्यू इन। ये जो तीसरा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट, इसके आगे लिख लो वैल्यू इन। ये बात कर रहा है वैल्यू इन यूज की। इसने कहा इसकी वैल्यू इन यूज कितनी है? estimated cost of transport the plant to Karachi is 50,000. What is the amount of impairment loss that should be recognized to the plant? अब आपने निकालना है impairment loss। वही 3 चीजें चाहिए। ऑफर कम की आई है ना? ऑफर मतलब है इससे ज्यादा की मार्केट वैल्यू ही नहीं है। 3 मिलियन कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? वैल्यू इन यूज दी हुई है कितनी है? 2.6 मिलियन। सर फेयर वैल्यू क्या कह रहा है? 2.7 माइनस 0.5 2.7। हमने कहा ये कह रहा है 2.7 की हमें ऑफर आ गई है। सही है भाई, बढ़िया है, लेकिन 50,000 का खर्चा आएगा। तो हमने कहा सर 50,000 को मिलियन में कैसे कन्वर्ट करें? 50,000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन 0.5 या 0.5 0.05 है ना? 0.5 मतलब होता है 5 लाख। 2.65 2.65 है ना सर? तो हमने कहा हायर क्या हो गया? तो इम्पेयरमेंट कितनी आ गई?
0.35 million 3 minus 2.35 x million और लाख में बात करें तो कितने लाख? 3.5 लाख। क्या हम क्लियर हैं नौजवानों की जमात? बढ़े आगे, पक्की बात है। इम्पेयरमेंट चले सर, MCQ नंबर 21, which of the following is covered by IS 36? ये स्कोप पे आ गया फिर से। इन्वेस्ट, सर ने क्लास के शुरू में क्या बताया? 3 तरह के लेदे के आइटम इसमें आते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट। तो ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं? तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इनमें से कवर्ड कौन सा है? कॉस्ट। बाकी तीनों का सीखिए, वो भी MCQ नंबर 22, which of the following is not covered? Not covered by IS 36। कितने लोग कह रहे हैं ए गुडविल कवर्ड नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? सर हमने कहा लोग भूल जाते हैं, एग्जामिनर कभी कभी जो है ना थोड़ी सी चीजें जी जो सी। सर गुडविल इम्पेयरमेंट मतलब इंटेंजिबल ही है ना सर, तो गुडविल तो कवर है, गुडविल भी है, इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी, कैरीड एट कॉस्ट भी कवर्ड है और इंटेंजिबल तो है, ये डी लिख दिया। तो कौन सा कवर्ड नहीं है? इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट करो। देखो मैं MCQ सारे, वही बात, MCQs भी तुम्हें आखिरी दिन सारे के सारे नहीं देखने, तो जिसको मार्क एज इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही देखना है। इसके ऊपर लिख दो मार्क एज इंपॉर्टेंट, MCQ नंबर। अब आते हैं MCQ नंबर 23। When should an impairment loss be recognized? कब रिकॉग्नाइज करोगे? अब ये IS में कहीं भी नहीं लिखा, अब तुम्हें ये निकालना है, लॉजिक है, कॉमन सेंस है। ABCD, कितने लोग कह रहे हैं A? ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे, आप क्यों नहीं बता रहे? सुस्ती होती है, मतलब A लिख दो यार, कुछ भी नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं B? कितने लोग कह रहे हैं बीटा? बीटा वालों को एग्जामिनर ने घर पे आके पीटा। सही जवाब है ए, इमीडिएटली। भाई फौरन से एंट्री बना लो, एसिड के बेनिफिट देने की सलाहियत में जैसे ही कमी हो फौरन से एंट्री बना लो। इसको भी करो मार्क एज इम्पोर्टेंट। सही जवाब क्या है? के क्या खत्म हो गई है? नाइस करते हैं, वे बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी आई है। अभी आऊंगा। सवाल आया है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी आ चुकी है? तो हमने कहा ये एग्जामिनर हमें बताएगा इंडिकेटर्स की सूरत में। आएंगे सर, उससे पहले आ जाए MCQ नंबर 27।
When the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount in statement of an asset is डेल्टा. Impaired asset क्या हो गया सर? इसके बाद देखिए कभी कभी जो है ना एग्जामिनर डंडी मारता, मतलब बुक बनाना डंडी मारता है. एमसीक्यू नंबर 30 पढ़ो. सर ये क्या हम पहले कर चुके हैं? ऐसा ही, लेकिन क्या नंबर 30 पे किया था? नहीं सर, पहले किया था ना. तो हमने कहा एग्जामिनर कभी कभी ना, आप भी नहीं, अल्लाह माफ करे, स्कूल में तुमने या बीकॉम इंटर में या कहीं ना कहीं डंडी मारी, एक पॉइंट को अल्फाज बदल के रिपीट कर दिया. तो कौन पकड़ेगा? स्कूल में जून जुलाई की छुट्टियों में होमवर्क मिलता था, मैं भी यही करता था. होमवर्क मिलता था कि वो अजीब से, मतलब स्कूल के पता नहीं टीचर्स को भी क्या मसला होता था, 60 पेज की उर्दू राइटिंग करके आओ, ये राइटिंग करके आओ. मिला है कभी? मतलब मैं तो अव्वल तो मैं करता ही नहीं था. खानदान में मैंने सारी कजन्स जो थी उनको मैंने दिया हुआ था. मैंने कहा यार ये 10 पेज ये करेगी, 10 पेज ये करेगी. अच्छा फिर भी कुछ ना कुछ रहता था जो मेरे जिम्मे होता था. मैं कहता था यार उनको बोलूंगा सब तो लेंगे, तू क्या करेगा? फिर मैं 10 पेज अपने जिम्मे लेता था, लेकिन मैं अपने 10 पेज को ऐसे एडजस्ट करता था कि 60 पेज थे वो 50 करती थी, 10 पेज की मैं डंडी मारता था. 8 के बाद डायरेक्ट 10 आता था. सही है. तो ये भी यही हरकतें कर रहा है, ये शख्स भी यही हरकतें कर रहा है. भाई तूने एक एमसीक्यू पूछ लिया, फिर वापस पूछ, और आईकेप को भी देखें, कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है. भाई तुमने जिससे बुक लिखवाई है कोई एक दफ़ा वापसी पढ़े भी तो सही. और आप देखेंगे पूरी बुक में ऐसा मौजूद है, एक एमसीक्यू अल्फाज बदल के वही एमसीक्यू वापस है. तो 30 हम कर चुके हैं, इसका सही जवाब क्या है? बीटा. 31 इज इंपॉर्टेंट नाउ. 31 इज इंपॉर्टेंट नाउ. ये अच्छा एमसीक्यू है. Which of the following is not permitted as a cost to sell under IAS 36? कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? कोई भी नहीं. कितने लोग कह रहे हैं बीटा? कोई भी नहीं. कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? उम्मत सही है सर. स्टैंडर्ड वेजेस फॉर एम्प्लॉइज. क्या मतलब सर? ये वो वेजेस हैं जो आम हालत में आप एम्प्लॉइज को दे रहे हैं. सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को करते हैं? यस सर. ऑक्शनर फीस क्या होती है? बोली लगाने की फीस. भाई आप गए और आपने कहा मेरा ये एसेट, मैंने इसको कहा कि भाई जो है एक फलाना बंदा है ये बेचने में माहिर है, मैंने उसको अपना एसेट दिया और मैंने कहा बेच दे. अब जब ये बेच रहा है तो इसने फ्री में तो नहीं बेचेगा, फीस लेगा वो है. तो हमने कहा सर इसका सही जवाब क्या है? चार्ली. लेकिन मार के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ मशीन बिल्कुल आएगी, तो इसको आप मार के क्या करेंगे? ऑक्शनल फीस भी आएगी, कॉस्ट टू सेल में सब आएगी, सिर्फ चार्ली स्टैंडर्ड वेजेस नहीं आएंगे. अब सर हमने कहा हमारे पास सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचे समझने के लिए. एक है वैल्यू इन यूज, दूसरा है इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट. सर वैल्यू इन यूज से पहले मैं आपको इंडिकेटर्स का थोड़ा सा आइडिया दूंगा. इंडिकेटर्स 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. सर आपने पेपर दिया, आप पास होंगे या फेल, एक आपको अंदर से आवाज आ रही होगी. देखो मेरा मानना है यूजुअली अंदर से आवाज आ जाती है कि भाई क्या हुआ है. और तुम लोग इंशाल्लाह अभी तो बहुत सारे बच्चे नए हो, आगे जाओगे तुम्हें सीए की दुनिया में पता चलता रहेगा. अंदर से आवाज आती है भाई पास हो रहा है. सही है. मैं जैसे जब मैंने पूरा सीए किया ना, तो एक नेचुरल चीज थी, जब मैं पास होने वाला होता था ना, उस दिन मुझे फजर के बाद नींद बहुत अच्छी आ जाती थी, और जब फेल होने वाला होता था नींद उड़ जाती थी फजर के बाद. वैसे ही ना नेचुरल. तो मैं आपको बताऊं भाई, जब मेरा कैफ का क्वालिफिकेशन, मतलब कैफ की सीए इंटर की क्वालिफिकेशन थी, मॉड्यूल डी होता था उस टाइम पे, तो मैं जब वो आया तो मैं सो रहा था जब क्वालिफिकेशन. मुझे मेरे खानदान का इकलौता पहला सीए था,
अब तो माशाल्लाह दूसरा भी हो गया है मेरा कज़न। तो मैं उस टाइम पे इकलौता पहला था, तो मैं सो रहा था, तो मेरी खाला का फ़ोन आ गया 8:35 पे। क्या हुआ रिजल्ट का इसके? अब मैं सो रहा था, भाई सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो अम्मी ने मुझे उठाया, बोला बेटा क्या हुआ रिजल्ट का? मैंने कहा देखता हूँ। मोबाइल देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पास। नींद आ चुकी थी। फिर आप सोचें, ऑडिट मेरा निकला है CA फाइनल का ऑडिट, चौथी दफ़ा में। कितनी दफ़ा में? चौथी। तो रुकना कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा भी हुआ कि मतलब एक दफ़ा तो सिर्फ मैंने ऑडिट का पर्चा दिया, वो भी रुक गया। साहब सोचें, बंदे ने सिर्फ एक पेपर दिया और वो भी रुक जाए, और उसके बाद क्वालिफिकेशन हो। खैर, तो जब 3 दफ़ा रुका ना, तो अंदर से फीलिंग थी गड़बड़ है। तो मुझे नींद नहीं आई फजर के बाद। चौथी दफ़ा सोचें क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट सही है, लेकिन मुझे पेन बंद करने के साथ ही यकीन था ये इंशाल्लाह कुछ भी हो जाए, अब आई कैप इस पेपर में मुझे रोक। आप यकीन माने, मॉड्यूल A से लेकर D तक तो मैं अपने दोस्त को कहता था, ख़ासतौर पे मॉड्यूल B जो था, जो कि शायद उस टाइम पे FAR 1 था, उसके अंदर लॉ था, मर्केंटाइल लॉ, तो वो एक ही लॉ था, और तीसरा था आपका इकोनॉमिक्स। वो वाइड मॉड्यूल था। मैंने तीनों पेपर दिए और अपने दोस्त को कहा एग्जामिनर उल्टा भी लटक जाए ना, दुनिया चाह की कोशिश कर ले, फेल नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो कॉन्फिडेंस था, वो बरकरार रहा, फेल नहीं हुआ। CA फाइनल में आप ये कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो। मतलब मुझे अंदर से यकीन था ऑडिट का पर्चा पास है चौथी दफ़ा में, क्योंकि गलती पहचान गया था। देखो याद रखना, CA में कभी भी तुम एग्जामिनर जब तुम अपनी गलती करते हो, मैं गलती पहचान गया था, मुझे नॉलेज सब कुछ थी, लिखना नहीं आ रहा था जैसे वो मांग रहा था। चौथी दफ़ा में मैं समझ गया कि लिखना कैसे है, तो मुझे यकीन था, मैं सो रहा था। आप सोचे फजर के बाद बंदा सो गया, एक ही पेपर बाकी CA क्वालिफिकेशन में, सो गया। अम्मी ने उठाया, बेटा आज रिजल्ट था, क्या हुआ? मैं अम्मी देखता हूँ। मोबाइल उठाया तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस CA फाइनल एग्जामिनेशन पास्ड। इंशाल्लाह आपको भी ये मैसेज आएगा। सही है। तो उस टाइम पे वो बड़ा दिन था, और उस टाइम पे वो वाहिद दिन था, मैंने पूरे ख़ानदान में फ़ोन किया होगा। सही है। सही है, मैंने फ़ोन करके सबको बताया कि भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। सही है। और उस दिन की एक ख़ास बात ये थी कि उस दिन KNS में भी मेरी आप समझे सॉर्ट ऑफ एंट्री हुई थी। उसी दिन मैं इनसे भी मिलने आया था, तो ये था। तो खैर हम थे कि आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि पास हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से बाज़ मरतबा एसिड इम्पेयर हो रहा है ना, मैंने कहा ना ये डेप्रीसिएशन नहीं है, हर साल हो। स्टैंडर्ड कहता है एसिड की इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स होंगे, और जो ये इंडिकेटर्स होंगे वो कितनी तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे सर। एक कौन कहेंगे? इंटरनल, एक को कहेंगे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक कंपनी के अंदर से हमें खुद एसिड बताएगा, या कंपनी के अंदर के हालात बताएंगे कि भैया एसिड क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है, एसिड की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लो। दूसरे जो इंडिकेटर्स होंगे वो एसिड नहीं बताएगा, वो कौन बताएगा? दुनिया के हालात, बाहर के हालात। तो हमने कहा अब हम आएंगे इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में हमने कहा सर 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब नौजवानों की बड़ी जमात सुन लेना, इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होंगे और एक्सटर्नल क्या होंगे। समीर बेटा क्या प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं। क्या सर? इंटरनल इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनी के अंदर की बातें आपको, मतलब एसिड खुद बताएगा या कंपनी के अंदर से ही पता चलेगा, कहीं बाहर की दुनिया को नहीं देखना। आए सर स्कोप के नीचे आ जाए समरी में, स्कोप के नीचे आ जाए समरी में, पेज नंबर 2। When to test for इम्पेयरमेंट के लिए कब टेस्ट करना चाहिए?
When there is an indicator of impairment, indicators are assessed at each reporting, हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर ईयर एंड पे आपको इंडिकेटर्स देखने हैं। अगर इंडिकेटर्स हैं तो टेस्ट। सिंपल सी बात है, डॉक्टर के पास कब जाना है? जब बीमारी के इंडिकेटर्स हो। ऐसा ही तो नहीं डॉक्टर पसंद है तो चले गए मिलने, नहीं सर। इम्पेयरमेंट कब करनी है? जब इंडिकेटर्स हो। इंडिकेटर्स नहीं है आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी नहीं करनी। अब आ रहे हैं सर सबसे पहले इंटरनल इंडिकेटर्स। आज हम इंटरनली कर पाएंगे। एविडेंस, एविडेंस ऑफ व्हाट? ऑब्सोलेंस और फिजिकल डैमेज। हमने कहा आपको पास एविडेंस हो कि एसिड क्या हो गया है? ऑब्सोलीट। व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्सोलीट? आउटडेटेड, पुराना, है ना सर। और फिजिकल डैमेज, हमने कहा आपको भाई पता चल रहा हो कि एसिड आउटडेट हो गया है, पुराना हो गया है, सही है। तो हमने कहा वो डैमेज। तो ये हमने कहा सर इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है सर। भाई एसिड काम करते करते टूट गया। अब टूट गया तो अब आपने सुनना एक और बड़ी इधर इंडिकेटर्स क्या बताएंगे? इंडिकेटर्स बताएंगे, इंडिकेटर्स का मतलब है कि आइदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज डिक्रीजेस। ये हमें इंडिकेटर्स क्या बताएंगे कि दोनों में से भाई एसिड इंपेयर कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। तो बढ़ेगी कब कैरिंग अमाउंट? जब रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी। अब कम कब होगी? जब या तो वैल्यू इन यूज कम हो जाए या फेयर वैल्यू। अब मुझे बताओ एसिड अगर ऑब्सोलीट हो रहा है, एसिड अगर डैमेज हो रहा है, तो ऑब्सोलीट के केस में क्या चीज कम हो रही है? फेयर वैल्यू। सर अगर एसिड डैमेज हो रहा है, फेयर वैल्यू भी कम हो रही है, वैल्यू इन यूज भी कम हो रही है। एसिड डैमेज हो गया, उसके बेनिफिट देने की सलाहियत में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ऐसा ही है सर। तो हमने कहा कि सर ये आपको पढ़ना है डिक्रीज, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आए मजीद आगे बढ़ूंगा। डिसकंटिन्यूएंस, डिस्पोजल और सर रीस्ट्रक्चरिंग को अंडरलाइन करो, रीस्ट्रक्चरिंग को अंडरलाइन करो और इसके ऊपर लिखो तब्दीली। क्या लिखोगे? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? तब्दीली। सर यहां पर इसने क्या लिखा है? डिसकंटिन्यूएंस। व्हाट डू वी मीन बाय डिसकंटिन्यूएंस? आपने कहा अब ये प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे। यूनिलीवर के दो साबुन हैं, लक्स और लाइफ बॉय। लक्स और अब यूनिलीवर ने कहा यार कोरोना के बाद आवाम ने कहा बाहर में जाए खूबसूरती, लाइफ बॉय जिंदाबाद, है ना। अब लक्स बिक ही नहीं रहा। यूनिलीवर ने कहा लक्स को करो बंद। लक्स को क्या करो? अब मुझे बताओ वो मशीन जिस पे लक्स बनता होगा, अगर यूनिलीवर लक्स को बंद कर रहा है तो क्या यूनिलीवर के लिए उसकी वैल्यू इन यूज बचेगी? वैल्यू इन यूज इस्तेमाल करके बेनिफिट। ओ भाई तुम तो लक्स बंद कर रहे हो। जब तुम लक्स बंद कर रहे हो तो वो इस्तेमाल करने के बेनिफिट क्या हो गए? जीरो। जब वो बेनिफिट जीरो हो गए तो इंपेयरमेंट होगी ना, चांसेस है। क्योंकि सर देखें ना, यूजुअली एसिड को इंपेयरमेंट से बचाता कौन है? वैल्यू इन यूज। क्योंकि सर इस्तेमाल करके आप बता देते हो बेनिफिट ज्यादा है। वरना अगर आप देखो, आप कोई भी चीज, आप मोबाइल आज अभी खरीदने जाओ सदर मोबाइल मार्केट, कोई भी मोबाइल, और आप 1 घंटे बाद मोबाइल का डब्बा खोल के उसी दुकानदार को दो, वो आपको 1000-2000 कम देगा। तो फेयर वैल्यू तो यूजुअली कम हो चुकी होती है। क्या चीज इंपेयरमेंट होने से बचाती है? तो अगर तुमने सोच लिया कि अब इस मशीन को यूज ही नहीं करना, तो उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो गई? इंपेयर हो गया, है ना। अब आए डिसकंटिन्यूएंस आ गए। इसी के साथ हमने कहा डिस्पोजल भी। क्या अब उस मशीन को हमें क्या करना है? बेचना ही है। जब बेचना है तो वैल्यू इन यूज क्या हो गई? जीरो, इंपेयरमेंट। इसने एक और चीज की, वो क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग। व्हाट डू वी मीन बाय रीस्ट्रक्चरिंग? रीस्ट्रक्चरिंग होती है तब्दीली। सर याद रखना, तब्दीली आती है ना सर। और तब्दीली आती है तो कॉस्ट पहले आती है, बेनिफिट बाद में होते हैं। नुकसान पहले होता है, फायदे
बाद में मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं घबराना नहीं। सही, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह IAS 37 FAR2 में बड़े डिटेल से। सर रीस्ट्रक्चरिंग, तब्दीली, कंपनी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। अब सुनना, कोरोना हुआ, यूनिलीवर के हालात खराब हुए। यूनिलीवर ने कहा कि भाई हम पहले लक्स का यूनिट अलग था, लाइफ बॉय का यूनिट अलग था। अब हमने कहा है तो दोनों साबुन ही, और अब यूनिलीवर ने कहा हालात खराब ज़्यादा हो गए, हम लक्स का यूनिट बंद कर रहे हैं। लेकिन लक्स को बंद नहीं कर रहे, फर्क है, लक्स का यूनिट बंद कर रहे हैं लेकिन लक्स को बंद नहीं कर रहे। ये ऐसे में अगर मैं कहूं मैं केनिस में पढ़ाना छोड़ रहा हूं लेकिन मैं पढ़ाना, समझ रहे हो सर, ये दो अलग अलग बातें हैं कि भाई आप लक्स का यूनिट में बंद कर रहा हूं लेकिन लक्स को बंद नहीं कर रहा। तो मैंने कहा, यूनिलीवर ने कहा लक्स और लाइफ बॉय अलग अलग नहीं होंगे, एक ही जगह बनाएंगे। केमिकल फॉर्मेशन का मसला है ना, एक में खुशबू ज़्यादा डालना है, कुछ केमिकल अलग, एक में जो है जरासीम को मारने वाली चीज़ ज़्यादा डालनी है। तो हमने कहा ये, अब बोला लक्स और लाइफ बॉय एक ही मशीन पे बनेंगे। तो जो पहले दोनों अलग अलग मशीन, तो एक मशीन हमने कहा फारिग हो गई। अब वो जो एक मशीन फारिग हुई वो भी इंडिकेटर है कि रीस्ट्रक्चरिंग, इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, कि कंपनी ने कहा 2 यूनिट्स का काम 1 यूनिट में करेंगे। कंपनी के अंदर क्या आ गई, तब्दीली। तो जब रीस्ट्रक्चरिंग होती है उसकी वजह से भी एक इंडिकेटर होता है कि इम्पेयरमेंट होगी, क्योंकि आप कुछ एसेट्स को फारिग कर देंगे। जब उन एसेट्स को आप फारिग करेंगे तो उनकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमें बता रहे हैं इंडिकेटर्स, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। अगली चीज, डिक्लाइनिंग एसेट परफॉर्मेंस। सर एसेट की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपका दिमाग है ना सर। आपके दिमाग की परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है, डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज हो रही है? सीए में आने के बाद डिक्लाइन नहीं सर, सीए आपको बहुत अच्छा सोचना सिखाता है इंशाल्लाह मैं आपको। तो सर लेकिन जो नॉर्मल एसेट है यार, घरों में हमारे एसी होते हैं है ना सर, नए नए होते हैं, कैसी कूलिंग दे रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ते कूलिंग खत्म होती है। गाड़ी नई नई होती है, हमने क्या खर्चे नहीं आ रहे, बाद में खर्चे आ रहे होते हैं, मसाइल होते हैं। तो एसेट जो है, जो मैन मेड चीज़ें, उनकी क्या होती है, डिक्लाइनिंग एसेट परफॉर्म। इंसान की भी बल्कि जो एज होती जाती है आपकी बॉडी डिक्लाइन होती जाती है। तो हमने कहा ये तो नेचर का हिस्सा है ना सर, कि एसेट की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। अब आपने देखा यार, पहले यूनिलीवर ने कहा नूडल्स की मशीन 1 घंटे में 100 नूडल्स के पैकेट बनाकर देती थी, अब 1 घंटे में 70 बनाकर दे रही है। कितने? 70 बना करके दे रही है। तो इसका मतलब है 30 जो पैकेट्स हैं वो नहीं बना रही, तो एसिड की परफॉर्मेंस क्या हो गई, डिक्लाइन। अब मुझे बताओ, अगर एसिड की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई तो क्या चीज इंपैक्ट होगी, वैल्यू इन यूज। इस्तेमाल करके अब उतने बेनिफिट नहीं मिल रहे जो तुमने सोचे थे। तो हमने कहा ये क्या हो गया, डिक्लाइनिंग एसेट परफॉर्मेंस, है ना सर। कौन से इंडिकेटर्स, इंटरनल इंडिकेटर्स हो गए। क्या यहां तक हम क्लियर हैं? कितने लोग के अभी कॉस्टिंग की क्लास है? टाइम है अभी तो नहीं, थोड़ा खींचे हो। चले सर, नहीं खींचते फिर सर काशिफ भी बोलते हैं कि आपने इनको फ्रेश नहीं छोड़ा, है ना सर। और कॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा दिमाग फ्रेश चाहिए होता है। सर रिवाइज करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा, फिर बढ़ेंगे आगे। सर इम्पेयरमेंट स्कोप कहां कहां ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? हमने कहा 3 तरह की चीजों पे अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट कॉस्ट, फेयर वैल्यू पे अप्लाई। फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने पढ़ा कि सर डेफिनेशन इम्पेयरमेंट होती कब है, जब कैरिंग अमाउंट बढ़ जाता है किससे, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन
दूसरे अल्फाज में इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। सर मैंने कहा हमारे पास कैरिंग अमाउंट हमें पता है 16 से निकालते हैं। फेयर वैल्यू के अंदर दो चीजें आती हैं, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, वो नहीं है तो मार्केट वैल्यू। फिर हमने कहा कॉस्ट टू सेल में कौन सी कॉस्ट आती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो कॉस्ट नहीं आती जो कि इंक्रीमेंटल ना हो। फिर हम मजीद आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि सर हमारे पास वैल्यू यूज इस्तेमाल के बेनिफिट जो अगली क्लास में देखेंगे मेरी हफ्ते को होगी, और इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट से पता चलता है, अंदर से एसिड बताता है भाई कि मुझे इम्पेयरमेंट की जरूरत है, ऑब्सोलीट हो जाना, डैमेज हो जाना, डिसकंटिन्यू, डिस्पोजल, डिस्ट्रक्चरिंग, डिक्लाइनिंग एसेट परफॉर्मेंस। सर अगली क्लास में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।